गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राम जी के जीएस के इस करंट अफेयर में। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। आज है 5/5/2024 मतलब 5 अप्रैल 2024। तो आज के जितने भी करंट है और 71 वीपीए जो आने वाली है और जितने भी एग्जाम है हाल फिलहाल में, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी है ना, फिर एसएससी और भी एग्जाम आने वाले हैं, तो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं आज का करंट। हाँ, उससे पहले जो हम डेली वर्ड्स कोड देखते हैं उसे कोर्स कर लेते हैं, है ना, और उसे पढ़ लेते हैं। हमारे पास सबसे कीमती संसाधन समय है, स्टीव जॉब्स, है ना, बहुत ही जबरदस्त अमीर व्यक्ति, धनी व्यक्ति है। और जो व्यक्ति टाइम को भर देता है वो सारा कुछ को मैनेज कर सकता है, या फिर बोल सकते हैं कि वो धनी व्यक्ति है। चलिए, पहला है 2025-26 में राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला अभियान की शुरुआत कब हुई है ना। तो ये हुई है, जो आंसर इसका है ये है 25 अप्रैल 2025, है ना। 25 अप्रैल 2025 को इसकी शुरुआत हुई है। और ये कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई है 25 अप्रैल 2025 में। और बता दें कि खसरा रुबेला अभियान जो है, रुबेला को एक और नाम दिया गया है, उसका नाम है ना, हाँ, इसको अफ्रीकी खसरा भी कहा जाता है, रुबेला को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, जर्मन खसरा। जर्मन खसरा किसे कहते हैं? तो जर्मन खसरा कहते हैं रुबेला को, है ना। इसको एक नाम और दिया गया था, जर्मन खसरा। और इसका हाल फिलहाल में टीका अभियान भी चल रहा है। और ये उच्च स्तरीय बीमारी है खसरा, है ना। इसमें क्या होता है खसरा में कि एक तरह से बोल सकते हैं कि गर्भपात प्रभावित होता है ना, गंभीर जनदत्त वंशानुगत बीमारियां होती है। तो सारी चीजें यहाँ पर क्या है, प्रभावित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 1960 में सिंधु जल संधि, है ना, 1960 में सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता किसने की थी? अब ये क्वेश्चन बना क्यों? तो एक क्वेश्चन बनने के पीछे एक रीजन है कि हाल फिलहाल में 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ। पहलगाम हमला हुआ है 22 अप्रैल को। और इस 22 अप्रैल को पहलगाम हमले में लगभग 26 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। ऐसा बोला गया है न्यूज में कि ये धर्म पुष्कर मारा गया है, काफी चीजें निकल करके आई है ना। इसी पर एक्शन लेते हुए, और ये जो कुछ आतंकवादी थे, ये TRF एक संगठन है, उससे जुड़े हुए थे। लश्कर ए तैयबा का एक संगठन है TRF, उससे ही जुड़े हुए थे। तो अब यह बात निकल कर आती है कि इसके बाद जो भारत ने क्या क्या स्टैंड लिया है। तो 1960 में सिंधु जल संधि जो हुआ था उसको निरस्त कर दिया गया है, मतलब पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, स्टे लगाया गया है ना, कि अगर बाद में अगर मन हो तो इसको हम लागू कर सकते हैं। तो हाल फिलहाल 2025 में इसे निरस्त कर दिया गया है। हालांकि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो विश्व बैंक ने की थी, ये ध्यान रखिएगा। इसकी अध्यक्षता विश्व बैंक ने की थी, है ना। इसके अलावा क्या हुआ? सिंधु जल समझौता के बाद और भी क्या चीज हुआ? तो एक अटारी बॉर्डर है, अटारी बॉर्डर, वो बंद कर दिया गया है ना। सार्क वीजा, सार्क देश में पाकिस्तान में आता है, जो सार्क वीजा वो भी बंद कर दिया गया है ना। और थोड़ा जान लेते हैं सिंधु जल समझौता के बारे में। हम लोग अलग अलग फैक्ट ऑफ द डे में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु जल समझौता के बारे में आज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही फिर आ जाते हैं कि सार्क वीजा कितने सालों के लिए वैध होता है? तो सार्क वीजा जो है, आंसर है 1 सालों के लिए वैध होता है। कितने सालों के लिए? 1 सालों के लिए। अब सार्क वीजा है क्या? सार्क वीजा ये होता है कि
पाकिस्तान के कुछ बड़े बड़े नागरिक है ना, उनके लिए जैसे न्यायाधीश, संसद, पत्रकार, ये सब के लिए सार्क वीजा लागू किया जाता है ना। जैसे न्यायाधीश है ना, फिर न्यायाधीश हो गया, फिर संसद हो गए, पत्रकार हो गए, इन लोगों के लिए सार्क वीजा दिया जाता है जो 1 साल रहने की अनुमति देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तवांग मठ, यहाँ पे आधकता होगा थोड़ा सा। तवांग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तवांग मठ जो है भारत के कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। कहाँ? सिक्किम, है ना। और एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि तवांग मठ किस लिए सिक्किम में, है ना। और ये तवांग मठ किस लिए फेमस है? तो तवांग मठ में ही 6वें दलाई लामा, 6वें दलाई लामा का जन्म हुआ। देखिए 6वें दलाई लामा क्या है? तो दलाई लामा का ये जो एक पोस्ट है, क्या है? एक गद्दी, है ना, एक कुर्सी समझ लीजिए एक तरह से, है ना, जो बौद्ध धर्म का सबसे मेन व्यक्ति है। इसका धर्म, इसका दलाई लामा का अर्थ होता है ना, ज्ञानी व्यक्ति। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, है ना। अब क्या हो रहा है ना कि अंतरराष्ट्रीय बौद्ध धर्म सम्मेलन हो रहा है। अब हो कहाँ रहा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है 2 दिन के लिए, है ना। तो इसीलिए इस क्वेश्चन निकल के आई है कि तवांग मठ कहाँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप 2027 महिला कहाँ आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा कहाँ? ब्राजील में। आंसर कहाँ है? ब्राजील, है ना, ब्राजील में ये आयोजित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भविष्य की महामारी संकट के लिए सामूहिक तैयारी है तो कितने देश ने भाग लिया है? तो यहाँ पर जो आंसर है 190 देश, है ना। यहाँ पर आंसर 100 हो गया। 190 देशों ने इस सारे देशों ने भाग लिया है, क्योंकि एक जैसे कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए क्या क्या योगदान होना चाहिए, है ना, कौन कौन से देश योगदान देगा। और ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है WHO के मुख्यालय में। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। सम्मेलन कहाँ हुआ है? जिनेवा में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश अपने रक्षा पर सर्वाधिक खर्च कर रहा है? तो अमेरिका। आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका जो है अपने रक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाला प्रथम देश है ना। अगर भारत की बात की जाए तो भारत का स्थान जो है 5वें नंबर पर आता है। कितने नंबर पर? 5वें नंबर का देश है भारत। ठीक है ना। भारत की अगर टोटल बात की जाए, हाँ, ये रिपोर्ट जारी कौन करता है कि रक्षा वाला रिपोर्ट? तो सिपरी, SIPRI, सिपरी द्वारा जारी होता है ना। इसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी इंस्टीट्यूट, है ना, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये जारी करता है सिपरी। ठीक है, चलिए। तो हाँ, भारत का कितना मिलियन डॉलर है भारत का? तो 86.1, है ना, बिलियन डॉलर जो है भारत खर्च करता है। अगर इसका बात की जाए अमेरिका का, तो 997, है ना, बिलियन डॉलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भारत में डीप सी गहरे समुद्री जनगणना कब, किस वर्ष शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया 2025 में, है ना। इसमें जितने भी चीजें होगी, है ना, डीप सी के आधारित समुद्री जनगणना है, और ये 5वीं है। कितनी है? 5वीं, ये ध्यान रखिएगा, 5वीं। इसके पहले 4 और हो चुके हैं, है ना। तो ये कहाँ होगी? तो ये भारत के तटीय राज्यों में होगी, है ना। 5, 4, 9 तटीय राज्य है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं।
कि अफ्रीकी स्वाइन फीवर का सबसे अधिक प्रभाव किस राज्य में रहा है? तो स्वाइन फीवर का अधिक प्रभाव जो रहा है ये रहा है मिजोरम में, है ना। ये कहाँ रहा है? मिजोरम में रहा है। स्वाइन फीवर का प्रभाव कहाँ रहा है? मिजोरम में रहा है। अब मिजोरम सेवन सिस्टर का एक बहुत ही बेहतरीन राज्य है। चलिए, एशियाई यूथ नहीं है, योगा। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। योगा चैंपियनशिप 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है ना। यूथ चेस चैंपियनशिप नहीं, योगा चैंपियनशिप है यहाँ पे, क्योंकि ये जो चेस वाला है ये दिसंबर में होते हैं, ठीक है। योगा वाला जो है हाल फिलहाल में भी हुआ है। उसमें भारत ने पहला स्थान लाए हैं। कितना स्थान है भारत का? पहला स्थान, है ना। और इसमें टोटल भारत ने जो पदक हासिल किया हुआ है 87 पदक हासिल किए हैं भारत ने। और ये 25 से 27 अप्रैल तक ये चला है, ठीक है। इसका कहाँ चालू हुआ था? तो न्यू दिल्ली में इसका चला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली सामूहिक जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली सामूहिक जनगणना जो हुई थी 1881 में हुई थी। 1872 में जनगणना हुई थी, लेकिन सामूहिक नहीं हुई, है ना। और भारत में 1881 में सामूहिक जनगणना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, है ना। वेब्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये वेब्स 2025 का आयोजन है, ये किया जा रहा है मुंबई में। कहाँ? मुंबई, है ना। और मुंबई का जियो सेंटर बोला जाता है, इसका जियो सेंटर मुंबई, है ना। और ये कब होगा? तो 1 मई से शुरू होगा, है ना। ये इसका मेन जो मोटो है वो मीडिया और मनोरंजन के लिए है ये, है ना। संगीत, गेमिंग, वीएफएक्स ये सब वगैरह के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। हाँ, केयर एज स्टेट रैंकिंग रिपोर्ट में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है ना। तो इसमें महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान मिला है वेब्स वाले में, ठीक है। चलिए, सॉरी, एज वाले में शीर्ष स्थान मिला है महाराष्ट्र को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाँ, संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस का आयोजन जो हो रहा है ये हो रहा है बैसाख दिवस है, बैसाख लिख दिए बैसाख दिवस। और इसका आयोजन हो रहा है वियतनाम में। कहाँ हो रहा है? वियतनाम, ठीक है। हाँ, अब बैसाख दिवस नहीं समझ में आ रहा है तो बुद्ध पूर्णिमा कर सकते हैं, है ना। बुद्ध पूर्णिमा, है ना, दिवस का आयोजन कहाँ हो रहा है? वियतनाम में हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सिंधु नदी जल समझौता के बारे में, है ना। यही रिवर फ्रंट ऑफ सिंधु नदी है जो आप लोग मैप पर देख रहे होंगे। सिंधु नदी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक जल जलवायु की संधि है जो 19 सितंबर 1960 को हुई थी। इस संधि में भारत की ओर से कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? राष्ट्रपति अयूब खान। ये याद रखिएगा, है ना। इस संधि के पीछे विश्व बैंक, अभी क्वेश्चन आया था, विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी, ठीक है। मुख्य बिंदु की इसका बात करें तो मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार रहे हैं कि नदियों का बंटवारा हुआ था। पूर्वी नदी जिसमें ब्यास, सतलज और रावी जो सिंधु के सहायक नदियां हैं, है ना। और ये भारत के पूरी तरह उपयोग करने का अधिकार किसको दिया गया था? भारत को, है ना। अगर पश्चिम नदी सिंधु, झेलम और चेनाब भारत के प्रमुख उपयोग का अधिकार भारत सीमित उपयोग जैसे सिंचाई, पनबिजली के लिए कर सकता है। मतलब 80% जल जो है वो पाकिस्तान को दिया गया था सिंधु नदी का, है ना। ये सब सहायक नदियां हैं, ठीक है। सिंधु, झेलम, चेनाब, सतलज, रावी, ब्यास सब सहायक नदियां हैं। और इसका 80% जल जो है पाकिस्तान यूज करता है और 20% जल जो है वो भारत यूज करता है। उद्देश्य था कि दोनों देशों के बीच विवाद से बचाव और नदी को शांतिपूर्ण उपयोग के लिए। विश्व बैंक की भूमिका क्या हुई? तो मध्यस्थता एवं तकनीकी
सलाह देना इसकी मेन मध्यस्थता रही है। संधि का अस्थायित्व, यह संधि अब तक जारी है। हालांकि 1965 और 1971 और 1999 में 3 बार युद्ध हुए हैं भारत पाकिस्तान के बीच, लेकिन इसका कोई हाल फिलहाल में इसमें कोई आंच नहीं आई थी। लेकिन इस पहलगाम अटैक हुआ है ना, इसके बाद इस संधि को स्टे खत्म कर दिया गया है ना। विवाद क्या हुआ कि समय समय पर पाकिस्तान में विवाद होते रहे हैं। पनबिजली परियोजना जैसे बलिहार किशनगंज है ना आपत्ति जताई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में भारत का पक्ष मजबूत रहा है। तो कहने का अर्थ यह है सीधी सीधी भाषा में कि अगर बात किया जाए सिंधु नदी जल समझौता का, तो ये एक बेहतरीन जल समझौता है, लेकिन इस पे भी पाकिस्तान हाल फिलहाल में ये जो स्टे लगा दिया गया है, तो वहाँ पानी के संकट होना आवश्यक है। चलिए, आज का करंट यहीं तक समाप्त होता है। थैंक यू एंड धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। इसी तरह देखते रहिए, आराम जी के जीएस के साथ बने रहिए, सौरभ आनंद के साथ। थैंक यू।